इस बार का अनकट हफ्ता खबरों के कई पहलुओं को समेटे हुए है, जिसमें हर खबर एक दूसरे की पूरक है। इसमें बजट के कुछ अंश हैं, भू कानून पर कुछ सटीक संदर्भ हैं, जिन्हें जानना प्रदेश के तमाम लोगों के लिए जरूरी है। जानना जरूरी यूसीसी कानून के अंतर्गत आने वाले लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी है, जिसकी वजह से आज एक महिला नेत्री हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही है और नेता उपसदन को हथकड़ी पहननी पड़ी है। उमेश कुमार पर पक्ष विपक्ष चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, इस वीडियो में इस बात के जवाब भी आपको आज जरूर मिलेंगे। और अंत में महत्वपूर्ण सूचना, पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ने से अब बीड़ी खरीदना आसान हो जाएगा। उत्तराखंड में धामी सरकार ने 1,01,175 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में 7 बिंदुओं पर खासतौर पर फोकस किया गया है: कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, आयुष। मगर आज जो सबसे जरूरी विषय है वो है धामी सरकार का भू कानून पर लिया गया फैसला। सरकार की माने तो ये भू कानून बेहद सख्त होने वाला है, लेकिन कितना सख्त होगा और कैसे इससे हकीकत में प्रदेश की जनता को फायदा होगा, इसके लिए पूरे भू कानून बिल का अध्ययन करना जरूरी होगा। वैसे इसके विधानसभा पटल पर रखने के बाद भी इस विधेयक को किन रास्तों से गुजरना होगा, इसकी सरसरी नजर हम डाले चलते हैं। सबसे पहले प्रस्ताव तैयार करना होता है और मंत्रिमंडल की स्वीकृति होती है, जो कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान हो चुकी है, जिसके बाद पटल पर रखना होता है, जिसको किसी मंत्री या अधिकृत सदस्य के द्वारा विधानसभा में केवल पढ़ा जाता है। इसके बाद अगर विधानसभा अध्यक्ष को लगे कि इसमें कुछ त्रुटियां या कहीं की कमियां हैं, तो बदलाव के लिए अध्यक्ष के माध्यम से इस बिल को सेलेक्ट कमेटी यानी विभागीय समिति को भेज दिया जाता है। इसके अगले स्टेप में यानी सेकंड रीडिंग में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है, जिसमें विधायकों को अपने संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसके उपरांत बहुमत से स्वीकृति मिलने के बाद तीसरी रीडिंग में इस पर संक्षिप्त यानी त्रुटियां या संशोधन होने के बाद मामूली चर्चा होती है और इसको सीधे प्रदेश के राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है। बिल के राज्यपाल के पास आने के बाद उनके पास यानी राज्यपाल के पास इस बिल को लेकर 3 विकल्प होते हैं। पहला, विधेयक को स्वीकृति दे कानून बना देना। दूसरा, अगर कुछ कमी है उस पर पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा को भेज देना। और तीसरा कि यदि विधेयक भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद से टकराता है तो अनुमति के लिए देश के राष्ट्रपति को भेज देना। लेकिन अगर राज्यपाल के माध्यम से ही विधेयक को स्वीकृति मिल जाती है तो बिल को राजपत्र में प्रकाशित कर कानून बना दिया जाता है। कानून को लागू करने के लिए इसे संबंधित विभाग को भेज दिया जाता है नियम बनाने के लिए, और फिर इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है। फिलहाल इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय यह बिल पहले से दूसरे स्टेप यानी विधानसभा पटल पर रखे जाने की स्टेज पर पहुंचा है। बाकी अन्य कई स्टेप से इस बिल को गुजरना है और आखिर में इस बिल को गुजरना है उत्तराखंड प्रदेश के लोगों के दिलों से, जिनके सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होनी है अग्नि परीक्षा। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं को पूरी तरह सम्मान करते हुए इस सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी गई है, जिस पर सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इस कानून को अमल में लाकर इस ऐतिहासिक कदम से राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब कुल मिलाकर पूरे प्रदेश की नजरें इस कानून के बनते प्रारूप को देख इसकी फाइनल प्रति पर लगी हुई हैं, ताकि वो समझ सकें कि जिस सशक्त भू कानून की मांग युवाओं द्वारा प्रदेश के नागरिकों द्वारा की जा रही थी, ये उसके अनुरूप है भी या युवाओं का आंदोलन फिर से एक नया आकार लेगा। वैसे भू कानून इस प्रदेश में पहले से मौजूद है। धामी सरकार से पहले इस कानून में कई संशोधन हुए हैं। धीरे धीरे संशोधनों के जरिए यह कानून इतना लचर हो गया कि इस प्रदेश की अधिकतर जमीनों से यहां के लोगों ने हाथ धो दिया। जनता ये समझ चुकी है कि यह कानून सख्त होना उनके लिए कितना जरूरी है, इसलिए इस मांग ने इस प्रदेश में एक आंदोलन का रूप ले लिया, जिसका दबाव भी सरकार पर बन रहा था। अब धामी सरकार ने इसको मंजूरी देकर एक बार फिर प्रदेश की सख्त भू कानून की आशाओं को जीवित कर दिया है। इस भू कानून के फाइनल स्टेज पर आने को लेकर अब कई भू माफियाओं की भी नजरें टिकी होंगी। आखिर उन भू माफियाओं को भी आकलन करना है कि उन्होंने क्या कुछ खो दिया है और कितना अब उनके पास बाकी रह गया है।
जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है। साथ ही बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी। इस बिल के अनुसार जिला अधिकारियों के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। अब जिला अधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा। सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से ही तमाम प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल से भूमि खरीद की निगरानी होगी। राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोका जा सकेगा। सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी। नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कानून से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा। भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी। सरकार को भूमि खरीद बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी। लेकिन कुछ सवाल और हैं जिन पर रोशनी डालना सरकार के माध्यम से अभी जरूरी है कि 2 मैदानी जिलों को आखिर क्यों छोड़ दिया गया इस कानून के दायरे में ना लाकर। फिर एक और सवाल कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जिस भू कानून के नियम बनाए गए थे कि जो जमीन जिस उद्देश्य से ली गई है, अगर उसका इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है तो वो स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। इस नियम के तहत अभी तक वर्तमान सरकार ने कितनी जमीनों को सरकार में निहित किया है, उन सभी जमीनों का ब्यौरा भी मिलना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही प्रदेश में 2 कानून बनने के बीच के फासले का इस्तेमाल करके कहीं कुछ धन्ना सेठ या भूमाफिया इसका फायदा ना उठा ले जाएं। दूसरा, एक और जरूरी जानकारी का मिलना भी आवश्यक है कि बाहरी व्यक्ति की परिभाषा आखिर होगी क्या। इस बिल से पूर्व में यूसीसी बिल को प्रदेश में लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न माध्यमों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 1 वर्ष तक रहने वाले व्यक्ति को या प्रदेश में सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्ति को स्थायी निवासी मान लिया जाएगा। तो क्या भू कानून स्थायी निवासी को उत्तराखंड में जमीन खरीदने का अधिकार देता है? अगर हाँ, तो फिर कानून की शक्ति मध्यम हो जाएगी, जिस पर प्रदेश की जनता के बीच से फिर आवाज बुलंद होने की उम्मीद हमेशा बनी रहेगी। वैसे इस कानून के बाद इस बात पर भी बहस होगी कि आखिर बिना मूल निवास के इस भू कानून की उपयोगिता क्या होगी। अब इसको लेकर आंदोलन कर रहे संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने इस पूरे ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि अगर धामी सरकार ने वास्तव में सख्त भू कानून बनाया है तो वो उनका स्वागत करेंगे, और अगर इसमें किसी भी तरह की ढील बरती गई है तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जनपक्षीय भूमि कानून बनाया तो सबसे पहले संघर्ष समिति की ओर से मोहित डिमरी आपको गुलदस्ता भेंट करने आपके ऑफिस में आएगा और कानूनों में एक बार फिर से इसे लचीला किया गया या एक बार फिर से भूमि कानून को माफिया के पक्ष में बनाया गया तो आपकी सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। फिलहाल धामी सरकार ने एक बड़ा मुद्दा अपने पाले में डालकर मास्टर स्ट्रोक फिलहाल जरूर खेल दिया है। अगर धामी सरकार जन भावनाओं के अनुरूप ही इस कानून में संशोधन कर पाई है तो मानकर चलिए इसके दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में जहां यह मुद्दा एक बड़ा असर डाल सकता था, उसको कहीं न कहीं धामी सरकार अब अपना हथियार बना सकती है। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि यह तभी संभव है जब यह कानून लोगों की मांग के अनुरूप ही बने। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को धामी सरकार और भाजपा अपने पाले में ले आई है। विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा फिलहाल खिसकता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि यह कानून क्या भाजपा के लिए 2027 में फिर से प्रदेश की सत्ता का द्वार खोलेगा या फिर अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है।
वैसे बाकी विधानसभा में एक और मुद्दा भी है जिस पर उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण चुप्पी साधे बैठी हैं। अब इस मुद्दे पर उनकी ईमानदार आवाज क्यों खामोश है, यह थोड़ा समझ से परे है। उनकी ये खामोशी है 2 साल से अधिक समय से लंबित पड़ी खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की सदस्यता वाली याचिका पर। दरअसल विवादित विधायक उमेश कुमार की विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर बीते सालों में आवाज उठती रही है, लेकिन उमेश और चैंपियन विवाद के बाद प्रदेश में एक बार फिर इस मुद्दे ने तेजी पकड़ी है। सवाल इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष पर भी उठ रहे हैं कि आखिर वो इस मुद्दे का निवारण क्यों नहीं कर पा रही। इसके साथ ही सरकार और विपक्ष दोनों ही पक्ष इस घेरे में हैं कि आखिर उमेश के मामले में उनकी भी हिम्मत पस्त क्यों हो जाती है। आवाज उठने से पहले ही उनकी आवाज हाफने क्यों लग जाती है। आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस की बागडोर सदन में संभाल रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या इस मुद्दे पर सरकार को आज तक घेर नहीं सके हैं कि पूर्व में बैकडोर भर्ती मामलों में त्वरित कार्रवाई करने वाली ऋतु खंडूरी खानपुर विधायक की सदस्यता पर कोई फैसला नहीं कर पा रही हैं। जरूरी नहीं कि वो फैसला उमेश कुमार के विपक्ष में हो, पक्ष में ही सही, पर फैसले की रोशनी से सदन सराबोर तो हो। खैर, विधानसभा अध्यक्ष की और नेता प्रतिपक्ष की ये चुप्पी भले कई गंभीर सवाल खड़े करती हो, मगर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने इसको लेकर एक बड़ा ऐलान कर दोबारा से इस मुद्दे को हवा दे दी है। बॉबी पवार ने जो आरोपों की बचाव की है उसने बिन बारिश ही आसमान को काले बादलों से घेर दिया है। बॉबी ने पक्ष और विपक्ष दोनों को ही एक बड़े आंदोलन की धमकी दी है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की विधानसभा कोटद्वार और उनके घर का घेराव करने का ऐलान भी कर दिया है। विधायक उमेश कुमार जी जिन्होंने इस दल बदल कानून का उल्लंघन लगभग 2.5 साल पूर्व कर दिया, उन पर 2.5 साल बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, ये आज उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। इस कार्रवाई के लिए क्या जो हमारी माननीय अध्यक्ष जी हैं श्रीमती ऋतु खंडूरी जी, क्या आपके ऊपर कोई दबाव है जो आप अपने जो अधिकार है उसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, या सत्ता पक्ष उत्तराखंड सरकार भाजपा सरकार के कुछ नेताओं के काले कारनामे उमेश कुमार जी के पास है, कुछ लोगों के स्टिंग उनके पास हैं जो उन पर कार्रवाई करने से डर रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्हें विपक्ष की भूमिका निभाकर इस बात को जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए था, क्या उनके काले कारनामे उमेश कुमार जी के पास है या उनके स्टिंग उमेश कुमार जी के पास है। खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने जो उल्लंघन किया है उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा ये आंदोलन होगा। ये आंदोलन कोटद्वार से शुरू होगा, कोटद्वार से लेकर विधानसभा घेराव से लेकर विधानसभा अध्यक्ष के आवास के घेराव तक ये शुरू होगा। दरअसल 2022 में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद उमेश कुमार एक सार्वजनिक समारोह में उत्तराखंड जनता पार्टी नामक दल में शामिल हुए थे। इस संबंध में प्रमुख अखबारों और चैनलों ने खबरें भी छापी थीं। सभी साक्ष्य सार्वजनिक हैं। विधायक उमेश कुमार ने भी नए दल में शामिल होने की खबरें सोशल मीडिया में डाली थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। इसके बाद मई 2022 में रविंद्र पनियाला समेत अन्य लोगों ने दल बदल कानून का उल्लंघन से जुड़ी याचिका विधानसभा में पेश की थी, लेकिन 2.5 साल से स्पीकर ऋतु खंडूरी मौन है, जबकि पूर्व के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल व प्रेमचंद्र अग्रवाल दल बदल कानून के उल्लंघन में कई विधायकों की सदस्यता रद्द कर चुके हैं। कुल मिलाकर अब उमेश कुमार के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष भी सवालिया घेरे में हैं। सवालों के जवाब मिलना बस इस पर ही बाकी नहीं, बल्कि कई और सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने गैरसैंण के विधानसभा सत्र में 500 करोड़ में धामी सरकार गिराने की बात कहकर एक सियासी ड्रामा जरूर खड़ा किया, लेकिन आज तक स्पीकर व सरकार ने निर्दलीय विधायक से कोई स्पष्टीकरण मांगा नहीं, जबकि उनके इस मुद्दे ने कई विधायकों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। अब प्रदेश की प्रचंड बहुमत की धामी सरकार को गिराने की बात होगी तो यकीनन भाजपा के ही 12 से 14 विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला होगा, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को खरीदने से तो भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार को कोई नफा नुकसान होना नहीं था। जबकि सदन के पटल पर कोई भी विधायक अगर कोई बात कहता है तो उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। उस समय भी उन पर मेहरबानी की गई, ना तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे इसका प्रमाण मांगा और ना ही सत्ता पक्ष के किसी विधायक और मंत्री ने। फिर मित्र विपक्ष का टैग लगे विधायकों से तो उम्मीद ही करना बेईमानी है।
इस पूरे प्रकरण पर हमने एक विशेष शो बनाकर स्थिति स्पष्ट की थी और समझने की कोशिश की थी कि कैसे विधायक सवालों के घेरे में आ गए हैं। जिस तरह से हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद एसएसपी हरिद्वार को धमकी देने के मुद्दे पर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर 2 हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि जनता से जुड़ा अगर मामला हो तो मुद्दे उठाने वालों पर तत्काल मुकदमे ठोक दिए जाते हैं, और वो भी बिना देर किए। मतलब गरीब और रसूखदार के लिए तो अलग अलग कानून बना ही दिए गए। बयानों में तो कांग्रेस नेता इस बात को भी उठाते हैं, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो उसी कांग्रेस के नेता आंखों पर धृतराष्ट्र की माफिक पट्टी बांध और मुंह पर चुप्पी साध लेते हैं, जबकि असली सवाल तो विधानसभा के अंदर होता है, जहां सरकार पर सीधा जवाब देने की जिम्मेदारी होती है। चैंपियन और उमेश कुमार के मामले में जिस तरह उमेश को बेल और चैंपियन को जेल मिली, वो भी कई सवाल खड़े करता है, जबकि दोनों का अपराध लगभग बराबर था। कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद अदालत ने विधायक उमेश कुमार को दी गई वायु श्रेणी सुरक्षा से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने, सुरक्षा की फिर से समीक्षा जल्द करने तथा चैंपियन और उमेश कुमार दोनों को ही सिंचाई विभाग के आवासों को खाली कराने के निर्देश सरकार को दिए हैं। सोशल मीडिया में जिस तरह चैंपियन और उमेश ने मर्यादा की सारी हदें पार की, वो किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए शोभा का विषय तो कतई नहीं हो सकता। इसमें कम या ज्यादा का पैमाना नहीं है, पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने तो मर्यादाओं की मानो सभी सीमा लांघ दी, जिसमें उन्होंने वर्तमान विधायक की मां को लेकर कई अपशब्दों का प्रयोग किया। इसी सोशल मीडिया को लेकर हमने एक इंटरव्यू के दौरान उमेश कुमार से सवाल किया था, तब उनका जवाब क्या था आप भी सुन लीजिए और फैसला कीजिए कि जो कुछ विधायक उमेश कुमार कह रहे हैं वो खुद भी उसको मानते हैं या नहीं। पक्ष विपक्ष से बात करता था तो एक मर्यादा के दायरे में बात किया करता था। आज के जमाने की राजनीति की बात जब हम करते हैं तो ट्विटर हैंडल को बड़े अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरे के प्रति गालियां दी जाती हैं, फेसबुक पेज देखिए मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं। सार्वजनिक मंचों के हो जाने से लाभ तो हुआ है, लेकिन इसके नुकसान भी हुआ है। 50 रुपए का डाटा खरीदने के बाद आदमी किसी को भी गाली देने लग जाता है और कुछ भी लिख देता है, तो ये नुकसान तो है ही। और पर मेरा मानना है कि सार्वजनिक मंचों पे आपको रहना है तो आपको बड़ा पेशेंस आप में होने चाहिए। आपको कोई भी आदमी गाली दे रहा है, आप उससे लड़ने लग जाओ तो ये आपकी मूर्खता है। वो अपनी भाषा है, उसकी भाषा खराब कर रहा है, उसके संस्कार हैं, छोड़ दीजिए, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर नज़रअंदाज करना सबसे बड़ा आसान तरीका है और आपको मानसिक सुकून भी, वरना आप रात भर यही सोचते रहेंगे इसने मुझे गाली दी, इसका इलाज करना है मुझे, तो उस बातों से बचना है तो पढ़िए और आगे निकल जाइए। फेसबुक में आपका देखता हूँ इलाज तो आप भी करते हैं। मैं बातों से करता हूँ, मर्यादा में रह के, संयम में रह के, और बहुत रेयर करता हूँ जब मुझे लगता है कि ये व्यक्ति सीमाएं पार कर रहा है और मैं नहीं कुछ कहूंगा तो मेरे लोग सोचेंगे यार विधायक जी ने कुछ नहीं कहा। चलिए विधायक चालीसा से हटकर विधानसभा का रुख कर लेते हैं, जहां कई अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि कुछ विधायकों को छोड़ अधिकतर विधायक आम जनता से जुड़े सवाल शायद ही सदन में उठाते हों। अब ये मामला ही देख लीजिए। धामी सरकार के होनहार मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल कहते हैं कि कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट शराब पीकर सदन में आए, बस इस बात पर घमासान हो जाता है, जिसके बाद मदन बिष्ट ने कहा कि मेरा मेडिकल टेस्ट करवा लो। वहीं इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने प्रेमचंद्र अग्रवाल से इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष से माफी मांगने के लिए कहा। विपक्ष ने कहा कि अगर सत्ता पक्ष माफी नहीं मांगेगा तो सदन में कार्रवाई होने नहीं देंगे। देखते ही देखते मुद्दा और ज्यादा बड़ा हो गया। इस बात पर सदन के अंदर खूब हल्ला मचा और सदन का समय बर्बाद होता रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर शोर मचाते रहे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आचरण समितियों को मामला सौंप दिया। कुल मिलाकर इससे हासिल क्या हुआ? सिर्फ समय बर्बाद। इस शोर शराबे में आम जनता के सवाल मानो स्वाहा हो गए। इसके विपरीत उपनेता सदन भुवन कापड़ी अलग रंग में मुद्दों को बिना आवाज के रूप दिए विधानसभा पहुंचे, और वो भी हथकड़ी पहने। वो भी शुभ थे कि अमेरिका से प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर स्वदेश रवाना किया गया और भारत सरकार की आवाज तक नहीं निकल पाई। इसके साथ ही लाखों कर्मचारियों को लेकर उनकी आवाज बन सदन के सामने एक सवाल भी रखा, जो वाकई लोगों को सुनने और समझने की जरूरत भी है। अतिथि शिक्षक जो पढ़ाने जाता है उसको पता नहीं कि कल वो दोबारा उसे जाना होगा या नहीं जाना होगा। ये रोजगार सुरक्षा हम कैसे देंगे? जो हमारे युवा को रोजगार दे रहे हैं वो ये रोजगार सुरक्षित है या नहीं है? कि जो गोल्डन कार्ड है, इस गोल्डन कार्ड में 2 कैटेगरी है। 1 से 10 तक जो हैं उनसे हर महीने 650 रुपये लिया जाता है, 7800 रुपये सालाना
और 11 से 13 लेवल वालों से 1,000 रुपये यानी 12,000 रुपये। लेकिन जब गोल्डन कार्ड वाले कहीं इलाज के लिए जाते हैं तो उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाती है। विधानसभा सदन से जहां उपनेता सदन की आवाज आ रही थी तो बाहर सड़कों पर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला हुआ था। अभी हाल ही में धामी सरकार ने जिस यूसीसी को प्रदेश में लागू किया है उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रदेश में विरोध भी हो रहा है, जिसको राजनीतिक रूप में आवाज मिली है महिला कांग्रेस की। यूसीसी के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप यानी शादी से पहले लड़का लड़की में आपसी सहमति से एक साथ रहने को मिली कानूनी मान्यता के खिलाफ महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी है। उन्होंने धामी सरकार के इस फैसले को विरोध के रूप में दर्ज करवाया है और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसका दुष्प्रभाव लोगों को बताया है। इनको तो महंगाई मार गई, लेकिन मुझे तो मेरी घरवाली मार गई। क्या करूं, आजकल कोई काम ही नहीं होता है। पंडित हूँ मैं और मेरा नाम है पंडित पहाड़ी घर जोड़े। इनको भी मेरा नाम पता है, पंडित पहाड़ी घर जोड़े। मुझे लगता है आप में तो बहुत लोगों के रिश्ते मैंने ही करवाए होंगे, इसीलिए तो आपके रिश्ते टिके हुए हैं। लेकिन क्या करूं, आजकल कोई आता ही नहीं बच्चों की टिप्पणी लेके, पता नहीं क्या होगा। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे अरे पंडित जी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। खूब ठीक ठाक। हम तो खूब ठाक। हम भी ठीक ठाक। पंडित जी मैं ना बहुत दूर बैठे आया हूँ, मैं गाँव बैठे आया हूँ अपना। आपको तो पता ही है मेरा एक लड़का है, ये करा है, तो मैं सोच रही थी जरा उसके लड़की मिल जाती तो मैं सेटल करा देती बात। अरे बिल्कुल, हमारे रिश्ते हाँ मैंने बहुत सुना है, इसलिए तो मैं इतनी दूर से यहाँ रिश्ता लेके आई हूँ। बेटी के हिसाब से करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए। पंडित जी आजकल तो सब चलता है। अरे ऐसे कैसे चलेगा, इसीलिए तो रिश्ते बिगड़ रहे हैं। इतने सारे डाइवोर्स इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि संस्कृति के हिसाब से नहीं चल रहे हैं लोग। चलिए पंडित जी अपने हिसाब से देखना, पर लड़की सुंदर है, सुशील होनी चाहिए। हाँ ठीक है मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ। राम राम। देखा तो अगर अपनी बेटी की शादी करवानी हो, बेटे की शादी करवानी हो तो पंडित घर जोड़े से ही बात करना, ठीक है? अरे नमस्कार। अरे भाई साहब सुनो तो, आपने तो बताया था कल लड़के के लिए वो कुंडली लेके आना, आप ला गया तो बात ही नहीं कर रहे। अरे नमस्कार नमस्कार। क्या बात हो गई पंडित जी, वो कौन जा रहा था वो? अरे वो रमेश था ना, हाँ। उसने कल मुझे बोला था कि वो अपनी बेटी की शादी करवानी तो कुंडली लेके आना, तो मैं अरे पंडित जी अब आपका जो ये काम है ना ये बिल्कुल खत्म होने वाला है। अब कोई आपसे रिश्ते नहीं कराने वाला। अरे क्यों नहीं करवाना भाई, हम तो पंडित है। पंडित तो हो, लेकिन पंडित जी आपकी लड़की का है? अरे मेरी लड़की तो देहरादून में अपने कॉलेज में पढ़ रही है, और पता है मैंने अपनी घर की जमीनें बेच दी, लेकिन बच्ची को अच्छी शिक्षा दूंगा मैं। वो तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लड़की देहरादून में क्या कर रही है? क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। और क्या करेगी? लड़की देहरादून में किसी लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। ये क्या हुआ? अरे भाई इतने मासूम जनता है हमारी उत्तराखंड की, तभी तो लोग आके बेवकूफ बना के चले जाते हैं। पंडित जी आपने पंडिताई तो बहुत करी है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आपने कुछ भी नहीं जाना। भाई लिविंग रिलेशनशिप जो चला है ना, इसका मतलब ये है कि कोई भी 18 साल का लड़का या लड़की अगर 18 साल के हैं तो वो कहीं पे भी किसी के साथ भी सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराए और रह सकते हैं। ये अनुमति हमारी सरकार ने दी है, बताओ। अब नुक्कड़ नाटक तो संदेश दे गया, लेकिन इस नाटक के चक्कर में मित्र पुलिस ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस और महिला कांग्रेस के बीच काफी नोकझोंक हुई, जिसमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रोयतला को काफी चोटें आई हैं। उनसे बातचीत करके पता चला कि उनके पेट में लाठी भी लगी है, जिसके बाद उनके कुछ सहयोगी उन्हें हॉस्पिटल ले आए। फिलहाल वो शहर के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं और डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने सदन और सड़क पर आवाज उठाई तो एक आवाज भाजपा के विधायक की भी सुन लीजिए, जो हर जगह चर्चा बटोर रहे हैं। पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि को विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 से बढ़कर 60,000 हो गई है, जिस पर डीडीआर से भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि पूर्व विधायकों के कई खर्चों के कारण शायद कई बार आर्थिक तंगी इतनी हो जाती है कि वो बीड़ी भी दूसरों से मांग कर पीते हैं, और जनप्रतिनिधि होने के नाते पेंशन में वृद्धि उनका हक है जो उन्हें मिलता ही है और मिलना ही चाहिए। अब विधायक जी को ये कौन बताए कि यहाँ लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है। वो इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज तक पेंशन बहाली हुई नहीं, और विधायकों को जो 5 साल में इतनी पेंशन मिल रही है वो भी कम लग रही है। अब कोई पूछे कि फिर उन लाखों लोगों को क्या जो पेंशन से महरूम हो गए हैं। चुफाल साहब के इस बीड़ी पर दिए ज्ञान और बयान पर हम तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। आपको उचित लगे तो
तो आप ज़रूर इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।